में पॉसिबल है। तो अब पहले का देखो इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा, एबायोटिक और बायोटिक के बीच पारस्परिक संबंध तो क्या एक ड्रॉप पानी के अंदर अजैव है कोई चीज की नहीं है? अजैव पानी अजैव है। अब पानी के अंदर जीवधारी कौन सा? एक छोटा सा कचरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, एक छोटा सा जीवधारी है कि नहीं है? तो इस सूक्ष्म जीव की इससे रिलेशन होगा कि नहीं होगा? जब इसमें होगा तो इकोसिस्टम होगा कि नहीं होगा? सब में होगा। तो इकोसिस्टम एक पूरी प्रकृति की भी हो सकती है, पूरी पृथ्वी की भी हो सकती है, एक पूरे समंदर की हो सकती है, एक छोटे से बूंद की हो। अब समझ में आ गई? देखो बायोटिक एबायोटिक के बीच पारस्परिक संबंधों को अध्ययन क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब इकोलॉजी एक बहुत बड़े समुद्र की भी हो सकती है, एक छोटे बूंद पानी की हो सकती है। तो हर एक जगह का अलग अलग इकोलॉजी होगी कि नहीं होगी? एक जगह की इकोलॉजी अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि इकोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जो इकोलॉजी होती है, इस कमरे की इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम होगा, कमरे के बाहर का इकोसिस्टम है, मैदान के बाहर इकोसिस्टम है, रोड पर भी रोड का इकोसिस्टम अलग है, सबका इकोसिस्टम है कि नहीं है? तो हर एक स्पेसिफिक एरिया की इकोलॉजी जो होती है इकोसिस्टम। इसीलिए कहा गया पूरे बायोस्फीयर की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। समझ में आ गई बात? नहीं आई? नहीं, हर चीज के इकोसिस्टम। अब लिख लीजिए, इसमें कुछ थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता, लिख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। एक मिनट, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों का सिस्टम है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों का तंत्र है। ठीक, देखिए जैसे एक तालाब है,
तालाब है, तालाब, ठीक। इस तालाब की उत्पादकता किस बात पर निर्भर करेगी? इस तालाब में कोई उत्पादन होगा कि नहीं होगा? किस चीज का उत्पादन होगा? मछली का होगा। उसके अंदर छोटे छोटे पौधे होंगे, पौधे होंगे ना, काई, तभी तो उस पानी के अंदर क्या चीज होगा? ऑक्सीजन होगा। भाई किसी भी जीवधारी का मतलब है ऑक्सीजन लेगा। कोई भी जीवधारी अगर प्राणी है तो ऑक्सीजन लेगा। इस प्राणी को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? जब पौधे जो निकालेंगे, पानी के अंदर जो पौधे होते हैं कौन से होते हैं? महीन महीन पौधे होते हैं, काई कहते हैं, एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो जब एल्गी होगी और एल्गी को छोटे छोटे पौधे होंगे तभी ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन से छोटे छोटे जीवधारी होंगे, उसको सांस लेंगे तो जीव रहेंगे। इन छोटे जीवधारी को कुछ बड़े जीवधारी खा लेंगे, इन बड़े को कुछ और बड़े वाले खा लेंगे, इन बड़े को और बड़े वाले खा लेंगे, तभी तो मछली की उत्पादकता होगी। या उस केवल मछली की नहीं, सारे जीवधारी जो उसके अंदर हैं उनकी भी तो ग्रोथ होगी, उत्पादकता। ये टोटल उत्पादकता किसी भी इकोसिस्टम में किस बात पर निर्भर करेगी? इनपुट ऑफ एनर्जी। एक जंगल है, इस जंगल में पेड़ होंगे ना, पेड़ ग्रोथ करेंगे, पेड़ के साथ छोटे छोटे जानवर भी होंगे। इस पेड़ की ग्रोथ किस बात पर डिपेंड करेगी? जब सूर्य की ऊर्जा आएगी तभी तो होगा। अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं आएगी तो पेड़ क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो किस बात पर डिपेंड करेगी? आने वाली ऊर्जा पर डिपेंड करेगी। बात समझ गए ना? लिख लीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे जंगल है, जंगल में एक पारिस्थितिकी तंत्र है, एक पेड़ है, इन सारी जो इकोसिस्टम की उत्पादकता किस बात पर डिपेंड करेगी? ऊर्जा। क्लियर हो गई बात? तो लिख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सुलभता पर निर्भर करती है। ठीक है? क्लियर हो गई बात? जो बार बार पूछता है वो ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट को लिख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, बस ये लिख लीजिए, खुला तंत्र है। पूछा जाता पारिस्थितिकी तंत्र बंद है कि खुला है, तो क्या लिखोगे? खुला। लिख लीजिए, एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का, जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है, सतत इनपुट आउटपुट होता है। देखो मेरी बात, मैंने कहा कि इकोसिस्टम कैसा होता है? खुला तंत्र। खुला तंत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें ऊर्जा और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। देखो सिस्टम कितने प्रकार का होता है? कौन कौन बताओ? एक क्लोज बंद, एक ओपन, एक आइसोलेटेड। मैं पढ़ाया था फिजिक्स, जो क्या होता है?
अगर कोई सिस्टम, जिस सिस्टम का मतलब जिसमें कोई भी रासायनिक भौतिक क्रिया हो रही है, जिसमें कोई भी चीज रखी हुई। अब देखो, अगर सिस्टम ओपन है, खुला है, जैसे एक गिलास पानी है, इस गिलास पानी में खुला ऐसा रखा हुआ है, तो इससे मैटर और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होगा। मान लीजिए खुला है, 10 दिन ऐसे प्लेट पे आप भगोने में से रख दिया, भगोने में रख दिया पानी, 15 दिन बाद आप आओगे तो जितना पानी भगोने में था उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ अमाउंट कम होगा। इसका मतलब पानी भी गया, और अगर पर्यावरण बहुत गर्म है तो पानी गर्म होगा, और पर्यावरण बहुत ठंडा है तो पानी ठंडा हुआ। इसका मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, खुला है। समझ गए बात? क्लोज क्या होता है? जैसे मेरी बात सुन, फिजिक्स का नियम पूछा जाता है, यही देखो, एक बोतल पानी है, आप स्टेशन बिस्लेरी का पानी लिया, और ठंडी का गर्मी का मौसम है, इसमें रखा है बिस्लेरी, आप गए पानी ले लिया ठंडा का, अब पानी पीना भूल गए, रख दिया, 3-4 घंटा बाद गर्मी में पानी क्या हो गया? गर्म। 1 लीटर अगर पानी था तो पानी 1 ही लीटर होगा, लेकिन टेम्परेचर कम हो गया, केवल एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन मैटर का आदान प्रदान नहीं हुआ है। तो ये क्लोज सिस्टम। समझ गए? नहीं समझे बात? और अगर ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो मैटर का ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान दोनों नहीं हो रहा है, जैसे थर्मस लिया आपने, मजबूत बेहतरीन थर्मस, पानी आपने खौला के रख लिया, शाम को पियोगे तब भी गर्म है और पानी भी उतना। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो ऊर्जा ना तो द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं हुआ है, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम। किसको नहीं समझ में आया? सिस्टम क्या है? तंत्र वो है जिसमें कोई भौतिक और रासायनिक क्रिया हो। जैसे एक बर्तन में खाना बना रहे हो, तो खाना बनाने में भौतिक क्रिया हो रही कि नहीं हो रही? गरमा रहे हो, तो वो कोई भी तंत्र का मतलब उस कोई भी चीज जिसमें भौतिक रासायनिक क्रिया संपन्न होती है उसी को बोलते हैं तंत्र। अब तंत्र इस पृथ्वी के इस नेचर में तंत्र कितने प्रकार के? कौन कौन सा? पहला कौन है? ओपन। ओपन में क्या होगा? ऐसा तंत्र जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे खुला तालाब, तालाब सूख रहा है ना गर्मी में, क्यों? क्योंकि पानी भी चला गया और पानी भी हो गया, तो ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का हुआ। दूसरा क्लोज। क्लोज में क्या होगा? केवल ऊर्जा केवल एक्सचेंज हो रही है, जैसे बिस्लेरी पानी उतना ही, लेकिन जो गर्म था वो ठंडा हो गया, जो ठंडा था गर्म हो गया। लेकिन ऐसा तंत्र जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा दोनों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जैसे थर्मस। समझ रहे हो? तो मैंने कहा कि इकोसिस्टम कैसा तंत्र होता है? ओपन। इसमें का मतलब हुआ द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक्सचेंज होगी। समझे ना? यही पूछा जाता है कि इकोसिस्टम कैसा तंत्र होगा। 3 आप सवाल लगाइए, प्रीवियस के 50 बार आता है। इकोसिस्टम खुला है कि ओपन है, क्या है? क्या बताओगे?
लिख लीजिए, इसमें क्या चीज हो रही है, एनर्जी और प्लस मैटर दोनों का इनपुट आउटपुट हो रहा है। समझ गए बात? अगला लिख लीजिए, अब कुछ हम जल्दी जल्दी फर्क लिखवा देते हैं, ठीक है। एक नीके लिख लो, नीके, नीके क्या चीज, इसी इकोसिस्टम के अंदर नीके लिख लो, नीके। ठीक है, देखो ये सब पूछे गए हैं, बता रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम है इसलिए हम बहुत कंप्रोमाइज करें। हम जो है इसके बाद 2 चैप्टर पढ़ा देंगे, एक बायोडाइवर्सिटी पढ़ा देंगे, एक पोल्यूशन पढ़ा देंगे। हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, सवाल उसमें भी पढ़ जाएगा, ठीक है। देखो नीके, नीके क्या है, पहली बार पूछा गया है नीके शब्द किसने दिए, कई बार पूछा गया, किसने दिए, नीके किसने दिए, बताइए, नीके किसने दिए, ग्रीनल्स ने दिए, ग्रीनल्स लिख लीजिए, शब्द नीके ग्रीनल्स ने दिए, ग्रीनल्स, ग्रीनल्स कई बार पूछा गया। अब हम देखते हैं, अब देखो जैसे एक होता है हैबिटाट, हैबिटाट आवास, और एक होता है नीके। देखो क्या होता है, जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, ये एक हैबिटाट है ना, हैबिटाट आवास है। तो इस कमरे में एक हैबिटाट है, तो नीचे क्या चीज है, आवास, जिसमें जीवधारी रहता है, आवास, आवास, ठीक। देखो ये आवास में बहुत सारे नीके हो सकते हैं, जैसे यहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, नीके हर एक अलग अलग प्रजाति का होता है। जैसे ये आवास में छिपकली है, इसी आवास में, कमरे के अंदर छिपकली, तो आवास तो एक है, लेकिन जो छिपकली वहां पर बैठी चिपकी हुई है, तो वो चिपकना उसका नीचे है। हम खाना खा रहे हैं एक ही जगह पे, एक ही कमरे के अंदर हम खाना खा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लो छिपकली और तुम भी आकर बैठ खाओ। इसका मतलब है एक ही आवास के अंदर कई नीके हो सकते हैं। नीके हर एक प्रजाति की, हर नीके एक प्रजाति की अलग अलग होगी। जैसे मैंने कहा इस कमरे में कितनी प्रजातियां हैं, जैसे चींटी, चूजा, छिपकली, खटमल, मच्छर, मक्खी, मनुष्य। एक आवास में इतने लोग हैं, लेकिन सबका नीके अलग अलग है। क्या मच्छर हमारी तरह रहेगा, छिपकली हमारी तरह रहेगा? यानी हर प्रजाति की नीके अलग अलग होगी। हैबिटाट एक एड्रेस है और नीके एक स्टार है। जैसे एपी सेंट डिग्री कॉलेज में है, कल कहाँ हो, बस्ती में एपी सेंट डिग्री कॉलेज है, ठीक है। कि एक हैबिटाट, फलाने क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। फलाने क्या कर रहे हैं, वो शिक्षक हैं। फलाने क्या कर रहे हैं, वो बाबू हैं।
फलाने क्या है, पियून्स है, फलाने क्या है, दूसरा लाइब्रेरियंस है, एक हैबिटाट है, एड्रेस हैबिटाट है, और नीके प्रोफेशन। तो पहली बात, एक ही आवास में बहुत सारे नीके हो सकते हैं और नीके हर प्रजाति की अलग अलग होती है। क्लियर हो गए? दूसरी बात, एक पेड़ है बड़ा सा, सुनो बहुत ध्यान से, एक पेड़ है यहां से वहां तक। इस पेड़ पर क्या एक ही प्रजाति के जीवधारी रहेंगे? इसमें एक चिड़िया भी रहेगी, इसमें कीड़ा भी रहेगा, इसमें पत्ती चूसने वाला कीड़ा अलग रहेगा, इसके तने को चूसने वाला कीड़ा अलग रहेगा, इसकी जड़ों को कीड़ा चूसने वाला अलग कीड़ा रहेगा, और सारे जो कीड़े हैं उनकी सभी कीड़ों की प्रजातियां अलग अलग हैं, क्योंकि जो प्रजाति पत्ती को चूसेगा वो तने को नहीं चूसेगा। वहीं पर दीमक भी होगा। तो पूरा पेड़ जो है हैबिटाट है, और एक ही पेड़ के अंदर अलग अलग प्रजातियां अलग अलग कार्य कर रही हैं। वो उन प्रजातियों का क्या है? नीके। गेहूं का पौधा या सरसों का पौधा है, एक ही गेहूं या सरसों पर अलग अलग कीड़े लगते हैं। तो कोई पत्ती को खाता है, कोई फली को खाता है, कोई तने को खाता है, कोई जड़ को खाता है। देखिए जो खा रहा है अलग अलग प्रजाति के कीड़े। तो एक प्रजाति का कीड़ा क्या खाएगा? जड़। एक का खाएगा तना, एक का फल खाएगा, एक फूल खाएगा, एक फली को खाएगा। यानी देखिए एक ही पौधे पर अलग अलग प्रजाति है, कीड़े हैं कि नहीं है, और सबका अलग अलग। तो प्रजाति नीके प्रजाति स्पेसिफिक होता है, यानी हर प्रजाति का अलग अपना नीके होता है। हम लोग जिस तरह से खाते हैं क्या उसी तरह से जानवर खाएगा? हम लोग जिस तरह सोएंगे उसी तरह कुत्ता सोएगा? नहीं सोएगा। इसका मतलब है हर प्रजाति का अपना अपना नीके है। उसको दोगे भी बढ़िया से, क्या ना गंदा होता थोड़ा तो भाग खड़ा हो जाएगा। छिपकली से अगर कहो आओ मेरे पास, सो कोई दिक्कत नहीं है। उसका नीके हैबिटाट, उसका नीके अलग है। वो आपके साथ खाना नहीं खाएगी। बात समझिए? तो लिख लीजिए दोनों, हैबिटाट और नीके लिखो भाई। कहाँ चला गया? हैबिटाट और नीके, हैबिटाट और नीके, इसको दोनों कंपेयर करके लोग जा रहे हैं। हैबिटाट का निवास, हाँ क्या कर रहे हैं? क्या जाति और प्रजाति दोनों एक ही होता है? देखिए जाति और प्रजाति में क्या होता है? जाति का मतलब होता है, प्रजाति का मतलब होता है थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाता है, और यही प्रजातियां लगातार ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होते होते आगे चल के नई प्रजाति बनाते हैं। जैसे छोटा देखो, जैसे धान की प्रजाति है, धान की जाति, धान एक जाति है, लेकिन धान की बहुत सारी प्रजातियां पाई जा रही हैं। जैसे एक काला नमक ले लो, एक सांभा ले लो, एक मंसूरी ले लो, एक बासमती ले लो, दुनिया भर के हैं। क्या काला नमक को चावल नहीं कहोगे? बासमती को नहीं कहोगे? यानी उसके अंदर थोड़ी जो वेरिएशन जो आ जाती है, जाति के अंदर अलग वेरिएशन जो आती है,
खुशबू में और सब चीजों में, लेकिन इसी को धीरे धीरे हजारों साल तक आइसोलेटेड करते चले जाएंगे तो ये प्रजाति जाति समझ रहे हो? धान चावल जाति, धान एक जाति जो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ धान की जाति वहां पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ इंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। इंडेमिक स्पीसीज समझ रहे हो? ऐसी प्रजाति जहां पर उसकी उत्पत्ति ही हुई है उसको इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। इंडेमिक स्पीसीज का शर्त ये होता है उसकी सब स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। जैसे धान है, धान की उत्पत्ति कहाँ माना जाता है? छत्तीसगढ़ से। क्यों माना जाता है? अब तो हर जगह धान पाई जाती है, वही धान तो हर जगह, तो हम क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ यही उत्पत्ति हुई धान? क्योंकि जिस स्थान पर किसी जाति की सबसे ज्यादा प्रजातियां हो जाती हैं उसी को उसकी स्थान माना जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में कम से कम हजारों किस्म की प्रजातियां पाई जाती है धान की। धान जाति बहुत सारी वैरायटीज, काला नमक, से 50 तरह का जो धान की प्रजाति पाई जाती है, उसी वजह से इसको वहां भी समझे। हैबिटाट लिखो, नीचे लिखो, ठीक है? लिखो, लिख लीजिए निवास स्थान एक विशेष स्थान है जहां जीव रहते हैं, जहां जीव रहते हैं। आगे लिखो एड्रेस। एड्रेस जैसे ये पूछा जाए एपीएम डिग्री कॉलेज कहां पे है, तो बस्ती में है, तो बस्ती का एड्रेस हो गया। इस बस्ती के अंदर क्या एपीएम डिग्री कॉलेज है? बहुत सारे कॉलेज और अलग बहुत सारे कॉलेज हैं और बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं ना, कहीं इंडस्ट्री है, कहीं तो अलग अलग काम अलग हो रहा है, लेकिन पूरा बस्ती एक एड्रेस हो रहा है ना, तो उसको आवास। आगे लिखिए, नीचे लिख लीजिए, लिख लीजिए नीचे पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों द्वारा निभाई गई, नीचे पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के द्वारा निभाई गई एक विशेष भूमिका होती है। एक विशेष भूमिका होती है। दूसरा लिख लीजिए, यहां दूसरा नंबर, यहां लिखिए, यहां विशेष भूमिका लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए, यानी ये एड्रेस है तो ये प्रोफेशन है, ठीक। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो, हैबिटाट यानी आवास प्रजाति विशेष नहीं होती है। प्रजाति विशेष नहीं होती है। आवास प्रजाति विशेष नहीं होती है, यानी हैबिटाट किसी एक प्रजाति रहेगी, यानी एक विशेष प्रजाति के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं। क्लियर हो गई? दूसरा इसमें लिख लीजिए, इसी का दूसरा लिखिए, नीके प्रजाति विशिष्ट है। नीके प्रजाति विशिष्ट है, यहां केवल एक प्रजाति ही पाई जाएगी। नीचे केवल एक ही प्रजाति पाई जाएगी। समझ गए बात? यानी हैबिटाट, इसका मतलब ये भी था
कि एक हैबिटाट में कई नीके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कई नीके होते हैं, सर लिख सकते हो, कई नीके हो सकते हैं, लिख लो। ये तो हम तो बना लेंगे। क्या चीज? जब ये चीज समझ लो तो उसे बना लेंगे। क्या बोल रहे, तेज बोलो। कह रहे हैं जब ये समझ जाएंगे ना तो सब हम और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया, एक पौधा है, पेड़, एक ही पेड़ के अंदर, एक पेड़ क्या है, पूरा आवास है, हैबिटाट, और एक ही पेड़ के अंदर बहुत सारी प्रजातियां अलग अलग प्रकार की हैं कि नहीं? कोई उसकी जड़ों को चूस रहा है, कोई तने को, कोई पत्ती को, कोई फ्रूट को, कोई जो फ्रूट को चूसेगा क्या तने को तो चूसेगा? क्योंकि उस स्पीशीज की नीचे क्या है, फ्रूट है। नीचे एक खास स्थान है, माइक्रो हैबिटाट है, बस सूक्ष्म आवास है। आप लिख सकते हो हैबिटेट एक सूक्ष्म आवास है। क्लियर हो गई बात? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? ये तो एकदम बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? हम वो पढ़ा रहे हैं जो पढ़ता पाए उसको कभी सुने ना हो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट इसको पारिस्थितिकी पद छाप कहते हैं। बताओ कौन बताएगा, कभी सुना है इसको? इसलिए इकोलॉजी से वो टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर कर लें हम। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, आप लोग पढ़े हो? आपने पढ़ा? देखो मेरी बात, एक मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमंस, इस ह्यूमंस को इकोलॉजिकल कंपोनेंट ही तो इसको जरूरत है। जैसे एबायोटिक फैक्टर है ना, फैक्टर्स, इस मनुष्य यानी मुझे या आपको इस पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक है वही तो जीवित रखते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन है? जैसे ये क्लाइमेट्स, ये तापमान, ये हवा, ये पानी, ये मृदा, यही तो इकोलॉजिकल घटक है। और क्या है भाई, आप जैसे हो तो आपको जीवित रखने के लिए पारिस्थितिकी घटक ही तो आपको जीवित रखे हैं। जैसे मृदा, जैसे लाइट, जैसे गर्मी, जैसे और क्लाइमेट्स, यही तो कर रहा है। तो इकोलॉजिकल कंपोनेंट यही तो है, हीट है, लाइट है, वाटर है, सॉइल है, और क्या है, क्लाइमेट्स है, ये भी रख लो, यही सब आ जाते हैं, लेकिन यही सब तो आपको जीवित रखे हैं। और उसके साथ बायोलॉजी, बायोटिक कंपोनेंट, जैसे जिसको आप शाक भाजी खाते हो वो भी तो आपको जीवित रखे हैं। आप बताइए, एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए इकोलॉजिकल कंपोनेंट के जितने घटक हैं जो मनुष्य को जीवित रखता है, यही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अगर एक भी घटक अगर मान लिया गड़बड़ हो गया तो क्या मनुष्य जी पाएगा? कोई घटक उठाओ, कोई घटक उठाओ, पानी ले लो,
अगर पृथ्वी के धरातल पर पानी नहीं है तो क्या मनुष्य जी पाएगा? तो एक घटक उठा लो, सॉइल, मृदा अगर नहीं है तो क्या आप जी पाओगे? हीट 100 डिग्री कर दिया जाए, जी पाओगे? हीट रहे ही ना, जी पाओगे? तो सारे किसी मनुष्य को जीवित रखने के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं, जो किसी को जिलाते हैं, वही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। लिख लीजिए इसको, देखिए पारिस्थितिकी घटक की आवश्यक मात्रा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में लिख लीजिए। इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी पदछाप बोलते हैं इसको, लिखा कि नहीं? पारिस्थितिकी पदछाप लिखो, इसमें लिख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। आवश्यक रूप से, आवश्यक क्या है? आवश्यक क्या लिखा आपने? पारिस्थितिकी तंत्र की घटक की आवश्यक मात्रा जो मनुष्य उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। उसी को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। देखिए पारिस्थितिकी पदछाप की मात्रक ग्लोबल हेक्टेयर होता है। ग्लोबल हेक्टेयर इसकी यूनिट क्या होती है? ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, ठीक। अब लिख लीजिए, हटा दे इसको। अब लिखिए बायोम और इकोसिस्टम में अंतर क्या है? बायोम इकोसिस्टम में अंतर क्या है? इसलिए कर दिया कि दोनों में सब एक साथ क्लियर होता चला। ठीक है, लिख लो बायोम, लिख लीजिए बायोम में, लिख लीजिए ये एक विशिष्ट जलवायु और पौधे जानवरों की प्रजातियों का एक बड़ा भूमि क्षेत्र होता है। बायोम में लिख लीजिए ये एक विशिष्ट जलवायु, पौधे, जानवर की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र होता है। जैसे ये रेगिस्तान, इस रेगिस्तान में एक खास किसका क्लाइमेट होगा कि नहीं होगा? गर्म। तो क्लाइमेट की वजह से यहां का लैंड भी तो ऐसा होगा। तो पहली बात, बायोम क्या है? एक बड़ा भूमि क्षेत्र होता है और उस बड़े भूमि क्षेत्र में एक खास किस्म क्लाइमेट चल रहा है। अब देखो, मान लिया बहुत बड़ा रेगिस्तान है, यही बीच में छोटा सा तालाब है, यहीं पर एक पेड़ है, यहीं पर कुछ छोटा सा और गर्म स्थल है। तो जो तालाब होगा
तो इसका इकोसिस्टम अलग होगा कि नहीं होगा? ये पेड़ है, इसका इकोसिस्टम अलग होगा कि नहीं होगा? एक झाड़ी है, उसका इकोसिस्टम अलग होगा कि नहीं होगा? और एक और गर्म स्थान, इसका इकोसिस्टम अलग होगा कि नहीं होगा? तो देखिए बायोम क्या है? बायोम एक बड़ा क्षेत्र, उस पूरे क्षेत्र की जलवायु अलग होगी, इस प्रकार की गर्म होगा। तो जलवायु की वजह से उस पूरे क्षेत्र की अलग हुआ। लेकिन एक ही बायोम के अंदर कई इकोसिस्टम हो सकते हैं कि नहीं? भाई जैसे मान लिया रेगिस्तान है, जैसे अपना शहर ले लो, बस्ती पूरा डिस्ट्रिक्ट ले लो, तो पूरे बस्ती में, पूरा बस्ती ले लो तो पूरे बस्ती में एक खास प्रकार का मौसम होता है। भाई गर्मी तो सब बराबर गर्मी, जाड़ा तो बराबर जाड़ा, बरसात तो बराबर सब है, तो जलवायु सेम है कि नहीं है? लेकिन इससे पूरे बस्ती में कहीं पर पेड़ का बगीचा होगा, कहीं पर तालाब होगा, कहीं पर झील होगी, कहीं पर बहुत ज्यादा खतरनाक मौसम होगा। तो एक बस्ती एक पूरा बायोम और उसके छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर अलग अलग इकोसिस्टम हुआ कि नहीं होगा? तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए इकोसिस्टम, लिख लीजिए। एक ही बायोम में कई इकोसिस्टम होते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरा लीजिए इकोसिस्टम जैव अजैव के अंतःक्रिया को कहते हैं। जैव अजैव के अंतःक्रिया से को कहते हैं। लिखिए इसका क्षेत्र, अब बताओ बायोम बड़ा होगा, इकोसिस्टम बड़ा होगा? लिखिए बायोम का क्षेत्रफल बड़ा होता है, लीजिए इसका छोटा होता है, इकोसिस्टम का छोटा होता है। लिख लीजिए अगला बायोम में, अगला पॉइंट लिख लीजिए। एक ही बायोम में कई पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, थोड़ा सा क्लासिफाई करके इसको छोड़ करके हम कल सोच रहे हैं कुछ और पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक समझ गए हो ना, इन्वायरमेंट समझ गए हो, इकोलॉजी समझ गए हो, इकोसिस्टम समझ गए हो, बायोम समझ गए हो। देखिए अब इस तरह से भी स्ट्रक्चर कर सकते हो। सबसे छोटा, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी होगी, चौथा इको, अगला एक ही बायोम में कई इकोसिस्टम था कि नहीं था? और दुनिया के जितने भी बायोम हैं सब मिलकर क्या बनाएंगे? कोई दिक्कत? किसी तरह दिक्कत? देखो आपको पढ़ना कैसे है। अब लिख लीजिए, एक इकोसिस्टम से सवाल को पूछे जाते हैं, सब में पूछे जाते हैं, बायोम से पूछे जाते हैं इसमें। तो अब लिखिए इकोसिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, थोड़ा सा क्लासिफाई करके एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल,
एक्वाटिक का मतलब पानी। दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में लिख लीजिए, इस पे लिखिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, और तीसरा मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, मैरीन, ब्रैकिश, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। एक और लिख सकते हो, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं? आई समझ में? ये पूरा इकोसिस्टम क्लासिफाई कर दिया। तो देखिए, जो पानी के अंदर इकोसिस्टम पाया जाएगा और एक जमीन के अंदर इकोसिस्टम पाया जाएगा। पानी के अंदर कितने प्रकार के? फ्रेश वाटर, जिसके अंदर सैलिनिटी 5 ppm से कम होती है। अभी इसको बात बताएं। ब्रैकिश थोड़ा सा गाढ़ा, जैसे होता है समुंदर और नदी के पानी का जो क्षेत्र, जो मिलन क्षेत्र होता है ब्रैकिश, और समुद्र का पानी का ये हो जाए। और जमीन के ऊपर अंदर ऊपर जो है, लैंड के ऊपर कौन कौन से इकोसिस्टम हो सकते हैं? जंगल का इकोसिस्टम, दूसरा रेगिस्तान का इकोसिस्टम, चौथा तीसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। समझ गए बात? लिख लिया कि नहीं लिखा? समझ में आया कि नहीं समझ आया? किसी कोई दिक्कत नहीं आया? आया किसी कोई दिक्कत तो है नहीं? अब हमने देखे, इसको हटा करके एक चीज हम पहले देख लेते हैं कि पहले लिख लीजिए इकोसिस्टम में हमें, उसमें पूरी इकोलॉजी में क्या हमें पढ़ना है। लिख लीजिए, एक ट्रेडिशनल परंपरागत इकोलॉजी, और इसको जल्दी डिवाइड करो, ये भी तो मसला है। ट्रेडिशनल इकोलॉजी, परंपरागत परिस्थिति, मॉडर्न इकोलॉजी। ठीक है, या नॉन ट्रेडिशनल, मॉडर्न या नॉन ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल इकोलॉजी, नॉन ट्रेडिशनल। इसमें देखिए क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ना है। देखिए, पूरी इकोलॉजी जो पढ़ना है हमें, उस इकोलॉजी में हमें 2 पॉइंट्स में कैटेगराइजेशन करना है। एक पारंपरिक पढ़ना है, एक अपारंपरिक पढ़ना है। तो पारंपरिक वाले चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ना है। लिख लीजिए, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। क्लियर?
दूसरा चैप्टर लिख लो उसमें इकोसिस्टम। तीसरा पॉल्यूशन। चौथा लिख लो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। कम से कम क्लियर हो जाए आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। इंट्रोडक्शन इकोलॉजी हम लोग इंट्रोडक्शन कर लिया। इकोसिस्टम बेसिक बात समझ ली। पॉल्यूशन, बायोडायवर्सिटी। अगला चैप्टर लिख लीजिए, उसमें नॉन ट्रेडिशनल लिख लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस हरित गृह गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये पूरी दुनिया का मुद्दा, ये सब तो है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र कैसे होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बता दें, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा लिख लीजिए सबमिट, समिट एंड ऑर्गेनाइजेशन। समिट बैठक और जो संस्थाएं हैं दुनिया में, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये सब संस्थाएं हैं। जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं। तो आप उसको आगे एक और लिख लीजिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एसडीजीज कितने गोल हैं? 17 है, 17। ये आप पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। एसडीजी आप उसमें एसडीजी का तो आपने गूगल में निकाल करके जेरॉक्स करके अपना हमेशा रखे रहना चाहिए, ठीक है। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखो पूरी बात, पूरी जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम में जो सवाल पूछे जाएंगे, और ये ध्यान दीजिएगा बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये दो पार्ट में हम इसको ध्यान दें। जैसे ट्रेडिशनल इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में समझेंगे, इकोलॉजी है क्या, इंट्रोडक्शन। जैसे आप समझे कि नहीं समझे कि इकोलॉजी में क्या क्या इंतजाम होता है, बायोटिक एबायोटिक के बीच पारस्परिक संबंध अध्ययन। उसके बाद लेवल IB, IPC, ये सब पूरा समझे हम लोग। E to B, ठीक है, समझे। इकोसिस्टम हमने बताया कि हर एक क्षेत्र की जो इकोलॉजी, उसी को इकोसिस्टम। हमको पोल्यूशन पढ़ना, यहाँ से सवाल आते हैं। दूसरा बायोडायवर्सिटी से पढ़ना पड़ेगा कि बायोडायवर्सिटी कितनी प्रकार की होती है, इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, वो चीज देखेंगे। दूसरा जो नया टॉपिक बिल्कुल है, ग्रीन हाउस गैसेस। पहली बार ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो देखेंगे, और कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस है, इससे सवाल पूछ लिया था। ग्रीन हाउस गैसेस जब मौजूद होंगी तो क्या पैदा करेंगी? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान पैदा। और जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, जो ओजोन का क्षरण हो रहा है, उस क्षरण की वजह से जो ओजोन आ रहा है, यूवी रेज आ रही है, यूवी रेज से बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके बारे में।
समिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे हमने बताया कि इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन था है? स्टॉकहोम समिट। स्टॉकहोम समिट है। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अलग अलग पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग समय अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आए। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस पृथ्वी के धरातल पर प्रकृति के जितने भी रिसोर्सेज हैं कैसे उसकी सुरक्षा की जाए और कैसे मनुष्य आने वाले समय में भी बेहतरीन जीवन जिए, वो SDG करें। और फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्या चीज होता है? कौन बताएगा? देखो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का होता है कि जैसे कोई भी डेवलपमेंट काम करोगे तो डेवलपमेंट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा इस इन्वायरमेंट को तो ही भुगतना पड़ेगा। तो जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन्वायरमेंट का, तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने से पहले हम पूरा जो इस इन्वायरमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसका पहले मूल्यांकन कर लें। यही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। जैसे यहाँ एक लेदर की फैक्ट्री में खोलना, जूते, तो जूते की फैक्ट्री खोलने से पहले हम ये देखेंगे इस जूते की फैक्ट्री खोलने से इस इन्वायरमेंट में क्या क्या क्षति पहुंचेगी, उसका पहले मूल्यांकन हम कर लें। उसी को इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। तो ये सारे टॉपिक आप मजबूती से पूरे आपको IAS में 10 सवाल और PCS में 15-12 सवाल आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो इतना रहने देते हैं, बाकी कल जो है फिर आते हैं। ठीक है।